लाइक ठोकिए महाकाल की कृपा से। ठोको ठोको ठोको, फोड़ दो उसको, ठोको। चलिए ठीक है। तो रिस्पायरेशन का डिफिनीशन क्या कर लिए थे हम लोग, पढ़ लिए थे। और रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या निकल के आया था, है ना। देखो रिस्पायरेशन के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं ना, मेटाबॉलिक, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब तो मेटा वर्ड इतना आप लोग के साथ फैमिलियर हो गया है, कुछ कहने का नहीं। पहले तो खाली बायोलॉजी में मिलता था, अब तो मोबाइल सोशल नेटवर्क साइट पे भी क्या है आपका, मेटा ही है ना। तो पढ़ने में और मजा आता होगा अब तो मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हो गया एनाबॉलिक और दूसरा हो गया कैटाबॉलिक। और इधर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन जिसमें पहला हो गया आपका एटीपी, दूसरा हो गया CO2। अब कैटाबॉलिक में किसको रखेंगे, एटीपी को कि CO2 को, पक्का पक्का। कैटाबॉलिक में आपका क्या आ जाएगा, CO2। और एनाबॉलिक में मतलब क्या हो जाएगा आपका, ATP। इसीलिए कई दफा जब रिस्पायरेशन का और जगह भी डिफिनेशन आप लोग पढ़िएगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस, जहां से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। तो ये तो हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए मेटाबॉलिक का। अब दूसरा टर्म ये आ जाएगा कि रिस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है या फिर पैसिव। रिस्पायरेशन इज एक्टिव और पैसिव, क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव क्यों बोलते हैं इसको, एक्टिव का मतलब ये कि यहां पर यूज हो रहा है किस चीज का, एनर्जी का। अब ये एक्टिव कैसे हो जाएगा भाई, एनर्जी। नॉर्मल हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो हम दो चीज के बारे में बताए थे, एक था ब्रीदिंग, दूसरा था रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन यहां पर आपका पैसिव एनर्जी है, क्योंकि यहां पर एनर्जी खर्च होता है। जैसे लास्ट क्लास में क्या बोले थे कि हम लोग किस तरह के मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और वार्म ब्लडेड एनिमल होना इतना आसान नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होता है, खर्च होता है। तो जब एनर्जी को जब तोड़ा जाता है तो एनर्जी को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रिस्पायरेशन हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव प्रोसेस। तो इसको एक ट्यूबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो एक तरफ लिख लिया जाए रिस्पायरेशन और दूसरे तरफ हो जाएगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का हिंदी क्या बताए थे, श्वासोच्छ्वास, है ना। बायोलॉजी का टर्म अगर हम लोग हिंदी में यूज करना शुरू कर दे है ना, तो एक टिपिकल हिंदी निकल करके आएगा, ठीक। तो रिस्पायरेशन में पहला डिफरेंस फिजिकल की सेलुलर, इसे कहते हैं हम लोग सेलुलर प्रोसेस। तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी सेलुलर हो जाएगा। फिजिकल, दोनों में अंतर है। सेलुलर का मतलब होता है जहां पर सेल के अंदर जाकर क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन काम हो रहा है। और ब्रीदिंग में सेल से इंटरनली किसी सेल से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ गैसेस। नॉक नॉक क्या होगा, गैसेस। ऐसा नहीं बोलना है कि O2 और CO2। जब ऐसा बोल दीजिएगा इसका मतलब नाक में आपके फिल्टर लगा हुआ है कि O2 लेना है और CO2 रिलीज करना है, ऐसा तो होता नहीं है। वी आर टेकिंग द ग्रुप ऑफ, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो सेलुलर प्रोसेस हो जाएगा और इधर क्या हो गया आपका, फिजिकल प्रोसेस। अभी जस्ट इसके बारे में लिखे हैं कि ये हो जाएगा एक्टिव, ये हो जाएगा एक्टिव प्रोसेस।
एक्टिव, एक्टिव प्रोसेस उधर क्या लिख ले हम लोग, इधर लिख लेंगे पैसिव, पैसिव प्रोसेस। अब मान लीजिए कि हम नॉर्मली इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो इसमें क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? एक नॉर्मल जब हम एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती तो हम पैसिव की जगह क्या लिखते हैं? लिखा हो क्या हुआ है? पैसिव। इसका मतलब कि जो नॉर्मली हम लोग ब्रीदिंग करते हैं इसमें एनर्जी खर्च नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा इसका और बताइए रिस्पायरेशन में और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग? सेलुलर हो गया, फिजिकल हो गया, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, और क्या होगा बताओ? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपसे पूछे कि पहले रिस्पायरेशन होता है कि पहले ब्रीदिंग होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? पहले ब्रीदिंग। तो यहां पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट हम लोग लाइन लिख सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज फॉलोड बाय, रिस्पायरेशन इज फॉलोड बाय, बोलो बोलो, ब्रीदिंग। यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां वाइस वर्सा भी नहीं लिख सकते हैं कि ब्रीदिंग इज फॉलोड बाय रिस्पायरेशन, तो यहां पर लिख देंगे कि रिस्पायरेशन इज नॉट, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इज फॉलोड बाय ब्रीदिंग। यहां पर नॉट लगा सकते हैं, रिस्पायरेशन इज नॉट फॉलोड बाय ब्रीदिंग। अच्छा, वहां पर लिखा है रिस्पायरेशन इज फॉलोड बाय ब्रीदिंग, यहां पर रिस्पायरेशन इज, ब्रीदिंग इज, अच्छा तो रिस्पायरेशन इज फॉलोड बाय ब्रीदिंग इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। वहां पहले क्या होगा? फर्स्ट ब्रीदिंग एंड देन क्या हो जाएगा? देन रिस्पायरेशन। अब सही है? ठीक है। और यहां पर ऐसा कोई टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी पॉइंट में ये भी एक्सप्लेन हो गया, दोनों चल गया। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और, है ना लेकिन यहां एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं? लेकिन वो कंडीशन क्या होना चाहिए? नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका हो जाएगा 12 to 16। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब डॉग क्या हो जाए? डॉग, डॉग पीछे पड़ जाए तब क्या हो जाएगा? 25 से, है ना। जैसे ही आपने डॉग को देखा और भागना शुरू किया तब यहां पर रेट बच जाएगा 25 से लेकर के 30। मेरा कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल का मतलब हो गया विगरस, यानी कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, तब उस समय ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब आप अनकॉन्शियस कंडीशन में आ जाते हैं तब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। जैसे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं फोबिया, डर, है ना स्कूल वगैरह में जो थॉट ऑफ द डे बोला जाता है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग बोली जाती है। तो मॉनिटर और क्लास टीचर का ये दायित्व होता है कि हर क्लास में बैठा हुआ बच्चा क्या करे, उसको बोले। लेकिन कुछ बच्चा मुंहचोड़ होता है जो कि सब में पार्टिसिपेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है, और उसको जबरदस्ती क्या किया जाता है, कभी कभी दिया कल तुमको बोलना ही है, बोलना है। तो उसके पास दो कंडीशन होता है, या वह बेहोश कहला होगा है ना, अब बोलने होगा तो बेहोश हो जाएगा। अब वो बेहोश हुआ है ना। तो अब दो केस है, पहला या तो स्कूले नहीं आएगा उस दिन ही, और नहीं तो लेट से आएगा, यही दो कंडीशन होता है। लेकिन मान लीजिए कि इसको जबरदस्ती उस स्कूल आना ही है, पता चल गया कि उसे क्रश का बर्थडे है ना, उसी दिन क्या हो जाए, उसी दिन उसको मिल जाए कि थॉट ऑफ द डे बोलना है। चलो रिस्क है तो, हाँ तो रिस्क है तो रिस्क है,
उस दिन चल जाए और उसको थोड़ा तो डे बोलना पड़ जाए, तो हाथ में तो रहेगा या फिर दिमाग में तो रहेगा, लेकिन पैर क्या हो जाएगा, उसमें एक कंपन आएगा। ठीक, तो उस समय भी हमारा ब्रीदिंग रेट क्या रहता है, हाई रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा क्या करें, विग्रस काम करें तभी ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। जब हम लोग एड्रेनालाइन या एड्रेनल ग्लैंड जब एक्टिव होता है तब भी रिस्पिरेशन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नॉर्मल हमारा यही है 12 से 16। ठीक है, कौन सा वो फिर से पढ़ते हैं हम। रिस्पिरेशन इज फॉलोड बाय, इधर पढ़ना क्या है, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे मिटा दें हम लोग, अशुद्ध हिंदी में लिख दिया जाए इसको, ऐसे बड़ा भी हो गया था, है ना। यहां लिखेंगे कि रिस्पिरेशन इज फॉलोड बाय ब्रीदिंग। पहले ब्रीदिंग होना है, फिर क्या होगा, फिर रिस्पिरेशन होगा। यानी कि पहले हम बाहर से क्या कर ले, सांस ले ले, तब उसके बाद क्या करें, खाना तोड़ लें। ठीक है, आज मुखिया जी नहीं आया जी, तो पानी का सुखाड़ हो गया है तुम लोग के यहाँ। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाढ़ की सुखाड़, रिस्पिरेशन। देखो रिस्पिरेशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। हिंदी में बोलते हैं वायवीय और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा हो जाएगा एन एरोबिक। हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, है ना। बिहार बोर्ड के बच्चे से क्या पढ़ते हैं, वायवीय और अवायवीय, है ना, वायवीय, एरोबिक और एनारोबिक। यहां एरोबिक का मतलब तो पता चल रहा है कि किसके प्रेजेंस में रिस्पिरेशन होगा, होके रहेगा, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। यहां पर क्या लिख देंगे, इसमें भी रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एग्जाम्पल भी यहीं पर लिख लिया जाए। आप लोग सुने हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, सुने हैं कि पढ़े हैं, तो फिर पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अगर रिस्पिरेशन किसके अंदर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एरोबिक रिस्पिरेशन। और इधर एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, मसल्स सेल। और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, तो बैक्टीरिया में लिख देंगे, अरे बैक्टीरिया नहीं, पहले साइटोप्लाज्म लिख दें, साइटोप्लाज्म। तो मसल सेल के अंदर मान लीजिए कि ऑक्सीजन एब्सेंट है और मसल सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहां से, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बढ़ने से हमारे बॉडी में क्या आते हैं, खुशियों की लहर आती है, दुखों का पहाड़ टूटता है, क्योंकि क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म, इसमें 2 एग्जांपल पढ़ना है हमें। पहला पढ़ लेना है बैक्टीरिया, और दूसरा क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो ईस्ट जो प्रोडक्ट देता है वो क्या देता है, अल्कोहल। और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इनके नंबर क्या होंगे, बहुत कम होगा। यानी कि रिस्पिरेशन भी अब कितने तरह का हो गया 2 तरह का। पहला क्या है आपका, दूसरा क्या हो गया, एरोबिक में O2 क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और एनारोबिक में ऑक्सीजन क्या होगा, वो एब्सेंट होगा।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एनर्जी का अगर हम लोग कंपेरिजन देखें तो क्या ही हो जाएगा, चीजें हमारी एनर्जी के बेसिस पे कम हो जाएगा या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होगा, एरोबिक में कि एनारोबिक में? पक्का? हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं गांधी जी? एटीपी। हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एरोबिक में टोटल नंबर ऑफ एनर्जी यानी एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है? 38। बट इन सेम इन सम बुक इट मेंशन 36 है ना। ये 38 36 क्लासिफाई करेंगे हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के अंदर। और एरोबिक में कितना एटीपी? बहुत गरीब किसान का आदमी है तो इसके पास एनर्जी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? मात्र 2, यानी कि 2 एटीपी ही प्रोड्यूस हो पाता है। लेकिन सबसे काम की बात है कि यहाँ पर क्या निकल रहा है? अल्कोहल निकल रहा है ना। इधर अल्कोहल निकल रहा है नहीं। अगर यही चीज हम लोग के बॉडी में होना रहता तो बाहर जाने की जरूरत थी? सरकार बंद करे चाहे क्या करे, खोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्कोहल तो हम खुद बॉडी में क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। और क्या चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो तुमको क्या खरीदने की जरूरत पड़ जा रहा है क्या? है ना। सब बैन है हमारे बिहार में, ठीक। अभी गोपालगंज से हम पटना की तरफ आ रहे थे, है ना। तो गाड़ी के मतलब हाईवे है तो हाईवे के बगल में स्लोगन लिखा रहता है कि नहीं? तेज गति जीवन क्षति, ठीक है। लेकिन ये सब लोगों को कब ध्यान आता है? जब 30 साल 40 साल के आसपास लोग आते तब, ठीक। जो नैकन जो गाड़ी चलाता है उसको ये सब नज़र में वो नहीं आता है, अब बाद में वो नज़र नहीं आता है ना। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे तो रोड के बगल में लिखा हुआ था कि शराब पीकर के वाहन चलाना क्या है? वर्जित है। इसका मतलब रोड वाला भी मान रहा है, यानी कि जो नाही है NHAI है ना, नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे है ना, वो भी मान रहा है कि इंडिया में क्या है, बिहार में क्या मिल रहा है। इसलिए बगल में स्लोगन क्या किए हुए लिख करके अभी भी छोड़े हुए हैं, है ना। अब उस स्लोगन का मतलब यही ना है कि बिहार में क्या मिल रहा है कि नहीं? चले, वो तो मिलेगा ही। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर और हम लोग बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले। एरोबिक हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो दे परफॉर्म एरोबिक रिस्पायरेशन। अब जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो सिंपल है वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? यहां पर सिंपल हो जाएगा। यानी कि रिस्पायरेशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। यहां पर सब खेला किसका है? एटीपी का है। यहां पर हाई एटीपी और वहां पर क्या हो जाएगा आपका? लो एटीपी। आगे बात समझ में? ब्रीदिंग भी समझ लिए कि ब्रीदिंग का डिफिनेशन अभी लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं, है ना। ब्रीदिंग का डिफिनेशन बताइए तो क्या होता है जी ब्रीदिंग का डिफिनेशन? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। ये नॉर्मल प्रोसेस क्या हो गया आपका? यानी इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे थे, ये क्या हो गया आपका? ब्रीदिंग, ठीक है। अब हाँ, अब देखिए कि नंबर ऑफ गैसेस जो है उनका परसेंटेज कितना, कितना इनहेल और कितना एक्सहेल होता है। पहले तो हम लोग बात कर ले मिक्सचर ऑफ गैसेस।
मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या क्या पाया जाएगा? पहला O2, सेकेंड CO2, थर्ड N2, और फोर्थ में क्या हो जाएगा? अदर गैसेस। सबका परसेंटेज बताया जाए। O2 का परसेंटेज कितना? 21। CO2 का, N2 का, और जो रेस्ट बच जाएगा तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100% हो गया। तो सबसे ज्यादा जब नाइट्रोजन है तो उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, बट स्टिल वी आर नॉट एंटरटेनिंग विद द नाइट्रोजन गैसेस। हम लोग एंटरटेन करते हैं किसको? O2 और CO2। अब हम लोग इनहेलेशन में 79% इनहेलेशन यानी कि गैस को अंदर लेना। O2 कितना परसेंट में गया? 21। CO2 कितना परसेंट में? 0.3। और बाकी जैसे आया वैसे वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अब हम लोग बात करें यहां पर एक्सेलेशन में, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तब सीन क्या होता है? अगर हम लोग यहां पर एक्सेलेशन करें तो O2 को जब हम लोग बाहर रिलीज करते हैं तो परसेंटेज कितना होता है? 16%। और CO2 को जब रिलीज करना रहता है तो कितना परसेंट? 4.44%, यानी कि नियर अबाउट 4%। यानी कि सोचो बाहर से हम लोग कितना परसेंट O2 ले रहे हैं? बाहर से 21। इनहेलेशन ले रहे हैं 21 और एक्सहेलेशन कितना दे रहे हैं? अब बताओ भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? शरीर से, यानी इन्वायरमेंट से लिया 21 और दिया कितना? 16, यानी 5% तो खुद शरीर रख लिया। ठीक है। अच्छा, इंडियन में ज्यादा है, बाहर लोग नहीं ले रहा होगा O2। देखिए, यानी ये बहुत समझने वाली बात है बाबू कि हम लोग का बायो में जैसे हम बार बार एक ही चीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं कि जितनी इंपॉर्टेंस उसका कम, मतलब परसेंटेज में, अमाउंट में, उसका लाइफ सेविंग जो रेट होता है उतना ही क्या होता है? हाई। मतलब हम लोग सब लोग मात्र 5% के ऑक्सीजन पे ही क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर रहे हैं। उसमें भी पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है ना। अभी 2.5 महीने के बाद फिर बहुत जबरदस्त क्या आएगा? पॉल्यूशन आएगा। जब दिवाली आएगा तब, है ना। अभी तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, पॉल्यूशन के मामले में बहुत कम है हम लोग। हाँ, कोरोना में सबसे ज़्यादा साफ हो गया था, उसमें दिवाली नहीं मनाए थे हम लोग। अच्छा, दिवाली मना के बंद हुआ था, ठीक। फिर अगला साल तो फिर दिवाली तय किया था, तो हर साल मनता है, ठीक है। तो भाई कह सकते हैं ना कि देखो यहाँ से एक वर्ड निकल सकता है कि 100 ml ब्लड में O2 का अमाउंट कितना है? 5%। और वही 100 ml में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? अब इसका भी आप एवरेज निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो 5 ऑक्सीजन है और 4 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैथ वाला बच्चा 5 में से क्या कर देगा? 4 माइनस करेगा, बोलेगा कि 1% पे हमारी जिंदगी क्या हो रहा है? उछल रहा है ना। ये हो गया आपका केस O2 का, और ये हो गया केस किसका? CO2 का। यानी कि हम लोग इनहेल मात्र करते हैं 20, वैसे 20 इसको कहा जाता है, इसका रेशियो आता है 20.96। अब यही रेशियो आप 5th क्लास में भी पढ़े थे, आज 11th में आ गए तो भी क्या पढ़ रहे हैं? इतना ही, यही सेम अमाउंट। और बाकी नेता लोग को देखते रहते हैं आपके, रोते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आया था ग्लोबल वार्मिंग के कारण
कि इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी नाम भूल रहे हैं, याद आ जाएगा तो फिर पढ़ाते पढ़ाते बता देंगे। चलिए अब ये हो गया। अब देखिए, ऑक्सीजन हर ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, हर ऑर्गेनिज्म की प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर कुछ हम लोग ऑर्गेनिज्म का बात कर ले। कुछ यहाँ पर आपके आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म और उनका ऑर्गेनिज्म, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा उनका ऑर्गन। तो कैसा ऑर्गन, रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो हम लोग स्टार्ट करें किससे भाई, पहला अमीबा, दूसरा कॉकरोच, तीसरा, इसे में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, व्हेल, ह्यूमन, फ्रॉग, टैडपोल, फिश, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, व्हेल, ह्यूमन, सबका रिस्पायरेटरी ऑर्गन बताया जाए। अमीबा रिस्पायरेशन करता है किस चीज से, सेल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन। कॉकरोच का रिस्पायरेशन ट्रैकिया। व्हेल का, व्हेल मछली है और कहाँ रहती है, पानी में, जल में। तो इसका रिस्पायरेशन किससे होगा, जितने फिश है फिश का गिल्स है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, गिल्स। देखो हम लिखे होंगे गिल्स, तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा लंग्स, हाँ है ना। तो व्हेल का रिस्पायरेशन किससे, लंग्स, ह्यूमन का, फ्रॉग का लंग्स और साथ में क्या, लेकिन कैसा स्किन है, मॉइस्ट, मॉइस्ट स्किन। क्या है ये, मॉइस्ट स्किन। अच्छा, फ्रॉग स्किन से भी रिस्पायरेशन करता है और लंग्स से भी रिस्पायरेशन करता है। इसका, अच्छा लंग्स है, गिल्स, अच्छा फ्रॉग लंग्स और मॉइस्ट स्किन। टैडपोल रिस्पायरेशन करता है किससे, गिल्स से। लंग्स कहाँ लिखे हैं हम, सॉरी गिल्स कहाँ लिखे हैं, फ्रॉग में लंग्स और स्किन लिखे हैं। हाँ वही बात कर रहे हैं हम लोग। अब फ्रॉग जो है ना, वो फ्रॉग लंग्स से भी रिस्पायरेशन करता है और स्किन से भी क्या करता है, डिफ्यूजन से। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गांव। तो गांव पर जाकर के टाइम पास कीजिए, किसी भी कुआं के बगल में 4 गो ढेला लेकर के आप बैठल बैठल मेढे को क्या कीजिए, टप, जैसे ही आप मारिएगा वो 2 मिनट के लिए कहाँ चला जाएगा, अंदर। तब तक उतने देर तक वो रिस्पायरेशन किससे से कर रहा है, स्किन से। फिर डरे डरे देखता है कि चलिए गया, फिर है मारपीट, टप। अब उस कंडीशन में लंग्स का रिस्पायरेशन रोक करके उसका रिस्पायरेशन किससे होता है, उसके स्किन से। मॉइस्ट स्किन डिफ्यूज करता है। उसका जो बच्चा होता है, बुतरू होता है, वो किससे रिस्पायरेशन करता है, देखो यहाँ तो गद्दारी हो गया है ना, ठीक है। फिश का रिस्पायरेशन किससे, और ग्रास हॉपर, ट्रैकिया। यानी कि यहां पर आप देखो कि 3 चीज आपको मेजरली पढ़ने को मिल रहा है कि एक रिस्पायरेशन किससे हो रहा है, ट्रैकिया से, दूसरा लंग्स, और चौथा तीसरा क्या हो जाएगा, गिल्स। अगर हम लोग बात करें बर्ड्स का, तो बर्ड्स का रिस्पायरेशन बोलो बोलो, नोज से, कहाँ, नाक से, ठीक है। लंग्स, बर्ड्स के पास भी क्या होता है, लंग्स होता है।
यानी कि मेजरली हमारे पास कितने रिस्पायरेटरी ऑर्गन आ गए? मेन 3 ही हैं, लंग्स, गिल्स और क्या हो गया? ट्रैकिया। ट्रैकिया बेसिकली वहां पर देखा जाता है जहां पर किसी भी तरह का रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा एक फैमिली है, तो आर्थ्रोपोडा में आने वाले जितने भी है सारे के सारे आपके क्या हैं? इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मेजरली दे हैव रिस्पायर्ड विद द ट्रैकिया, क्योंकि उनके पास लंग्स और गिल्स नहीं होता है। वो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मॉस्किटो, तो मॉस्किटो तो वो फीड करता है और उसको मारते हैं तो हमारा ही खून वो हमें मिलता है। आप चाहे उसको चाट लीजिए, नहीं तो उसको पोंछ लीजिए, खाइए, खून तो आप ही का है ना, किसी जमाने में काटा होगा। तो उनका रिस्पायरेशन जो है ना वो किससे होता है? ट्रैकिया से ही होता है। यानी कि मेजरली हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन कितना हो गया? मात्र 3। आगे बात समझ में? चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े? ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम।